We all know that if charges are placed nearby, then they exert force on each other. Depending upon whether the charges are like or they are unlike, they repel or they attract each other. बट इस ऑब्जर्वेशन के पीछे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है, एंड दैट क्वेश्चन इज दिस Q1 is exerting force on charge Q2. But how? How this is happening? When there is nothing in between them, ना ही इनके बीच में कुछ है और ना ही ये चार्जेस एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में है. Isn't it interesting? हम सभी जानते हैं डेली लाइफ प्रैक्टिसेस में हमें अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है, सो वी नीड टू मेक फिजिकल कांटेक्ट विद द बॉडी. बट हियर व्हाट इज हैपनिंग, that one charge is exerting force on other charge without actually touching it, and also there is nothing between them. And not just here, Newton also has to face this problem when he was explaining Newton's law of gravitation. The wonderful law of gravitation जिसमें न्यूटन ने हमें बताया कि एग्जैक्टली सन और अर्थ के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, और जो फोर्स उसने कैलकुलेट किया उसकी मदद से उसने काफ़ी सारे जो सवाल लोगों के दिमाग में थे उसने उन्हें सॉल्व किया. जैसे क्यों अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही घूमती है, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब न्यूटन ने दिए. लेकिन जब लोगों ने न्यूटन से पूछा कि वेल न्यूटन, यू आर सो ग्रेट दैट यू हैव आंसर्ड सो मेनी क्वेश्चंस, बट वी स्टिल हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, एंड दैट क्वेश्चन इज सन जो कि अर्थ से काफ़ी दूर है और ये जो बीच का रीजन है इनके बीच का, उसमें वैक्यूम है, देयर इज नथिंग. इसके बावजूद सन अर्थ पे फोर्स एक्सर्ट किया तो कैसे? वेल एट दैट टाइम न्यूटन हैड नो आइडिया दैट हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन. और केवल न्यूटन के लिए ही नहीं, दुनिया भर के जितने भी साइंटिस्ट थे उन सभी के लिए ये सवाल कई सालों तक एक पजल रहा, अंटिल माइकल फेराडे केम. And this is the topic of today's class, that what is the solution of this puzzle, that how this is all happening, how the charges are able to exert force on each other when there is nothing between them and they are not in physical contacts. So hey everyone, मैं हूँ आपका अनित सर and I again welcome to all of you in this 7th lecture of electrostatics. I hope you are all excited. So let's begin it. सो कैसे एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करता है, ये सवाल कई सालों तक दुनिया भर के साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट के लिए महज एक सवाल बना रह गया. और फाइनली इस पजल को सॉल्व किया वन ऑफ द ग्रेट फिजिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम, माइकल फेराडे. सो माइकल फेराडे ने एग्जैक्टली में लोगों को समझाया कि किस तरह से ये प्रोसेस हो पा रही है कि एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट कर पा रहा है, जबकि उनके बीच में ना तो कुछ है और ना ही वो एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में है. और इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस की, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये कुछ वैसे ही है जैसे कि आपने क्लास 11th में ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ा था. चूंकि यहां पे जो फील्ड क्रिएट की जा रही है वो फील्ड किसने क्रिएट की होगी? इलेक्ट्रिक चार्ज ने. तो चूंकि इलेक्ट्रिक चार्ज आर प्रोड्यूसिंग दैट फील्ड, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू नेम इट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? आज का जो हमारा सारा डिस्कशन है वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके है. सो जो लोग भी नोट्स बना रहे हैं वो ये हेडिंग डाल सकते हैं, दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. सो टुडेज हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फेराडे ने बताया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल स्पेस में रखा होता है तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है.
कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है। सो ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज अपने सराउंडिंग में चारों ओर एक फील्ड क्रिएट कर रहा है इस तरह से, and this field which is created by this charge q1 is capable of exerting force on any other charge। तो ये फील्ड क्या कर सकती है, ये फील्ड किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट कर सकती है अगर कोई दूसरा चार्ज इसके रीजन में आता है। सो बेसिकली फील्ड क्या है, फील्ड एक ऐसा रीजन है जिस रीजन में किसी चार्ज का इन्फ्लुएंस है, और चार्ज अपना इन्फ्लुएंस कैसे दिखाएगा, किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करके। सो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक सिंपल सी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी ऑब्जर्व्ड। एक ऐसा रीजन जिस रीजन में किसी चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी रीजन को हम बोलते हैं उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपेबल ऑफ एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द अदर चार्ज। एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी भी चार्ज की फील्ड दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करने की काबिलियत रखती है, लेकिन वो फील्ड खुद उस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी जिसने उसे प्रोड्यूस किया है। सो आई मीन टू से दैट ये जो फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, जो कि कौन कर रहा है, दिस चार्ज Q1। तो ये जो फील्ड है, अगर हम इस फील्ड में की प्रेजेंस में किसी दूसरे चार्ज को रखते हैं, सपोज मैंने एक दूसरा चार्ज यहाँ पे कंसीडर किया Q2, तो आपने जरूर पढ़ा है कि अगर दोनों एक तरह की चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो ये जो चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स एक्सर्ट कर पा रहा है, वो क्यों कर पा रहा है, विद द हेल्प ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज क्रिएटेड बाय दिस चार्ज। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगी इस डायरेक्शन में। तो ये फोर्स है, और ये चार्ज पार्टिकल फोर्स क्यों एक्सपीरियंस किया, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 पे फोर्स एक्सर्ट कर सकती है, लेकिन खुद Q1 पे एक्सर्ट नहीं कर सकती है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट अ चार्ज पार्टिकल कैन नेवर एक्सपीरियंस फोर्स बिकॉज ऑफ इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज पार्टिकल बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, बट नॉट ऑन इट्स ओन। खुद पे ये फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। ओके, तो क्या Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा जैसा Q1 कर रहा है? डेफिनेटली करेगा, क्योंकि Q2 भी एक चार्ज है। तो अगर Q2 भी एक चार्ज है तो Q2 भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से किस पे फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा, Q1 पे। तो ये चार्ज Q2 अपने इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की मदद से किस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, Q1 पे, और ये चार्ज Q1 अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की मदद से किस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, Q2। सो इन दिस वे charges exert force on one another because of their electric field। So ये एक बात समझने के बाद हमारे पास एक अगली बात है समझने के लिए। अगला सवाल दिमाग में ये उठता है कि चलो भाई, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे दूसरे चार्ज Q2 पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, जिसको फिलहाल हमने F वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। तो क्या ये चार्ज पार्टिकल तभी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जब इसके नियर बाय कोई दूसरा चार्ज होगा, या ये हमेशा करता रहेगा? तो इसका आंसर है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अपनी फील्ड हमेशा प्रोड्यूस करेगा, भले ही उसके नियर बाय कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल हो या ना हो। सो अ चार्ज पार्टिकल ऑलवेज जनरेट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड इवन इफ देयर आर सम चार्जेस नियर बाय इट और नॉट। ये दूसरी बात थी समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड थी। और जो तीसरी बात आपको समझनी है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को भी समय लगता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में प्रोपेगेट होने के लिए। सपोज हमारे पास स्पेस में शुरुआत में कोई चार्ज पार्टिकल नहीं था, सो इफ देयर वाज नो चार्ज पार्टिकल, सो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर शुरुआत में कोई चार्ज नहीं है तो स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब मैंने क्या किया कि स्पेस में एक चार्ज को इंट्रोड्यूस कराया, और वो चार्ज कितना है, सपोज Q1। तो मैंने Q1 को रखा स्पेस में किसी पॉइंट सपोज A पर। तो मैंने A पर एक चार्ज Q1 को रखा, और एक दूसरा पॉइंट है सपोज B। तो B एक दूसरा पॉइंट है स्पेस में। तो मैंने चार्ज Q1 को कहां पे रखा, A पर,
और B क्या है, कोई दूसरा पॉइंट है जहां पे मैं ये फाइंड करना चाहता हूं कि द मोमेंट आई पुट चार्ज Q1 एट A, आफ्टर हाउ मच टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रेजेंस होगी वो हमें कितने समय बाद B पर दिखेगी। सो अगर B की डिस्टेंस A से कितनी है, सपोज लेट्स से द डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम A इज R। So the moment you put charge Q1 at position A, so let me call this time t is equal to 0. So t is equal to 0 यानी initial moment मैं किसको बोल रहा हूं कि the time at which you put charge Q1 at A. So जैसे ही आपने Q1 को A पर रखा समय t is equal to 0 पे, तो जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होगी B पे, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये क्रिएट करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, द टाइम विल बी इक्वल टू T इज इक्वल टू R अपॉन C, वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इज अ वेरी वेरी बिग डेटा। कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? इट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत फास्ट स्पीड होती है। इनफैक्ट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से ज़्यादा स्पीड अभी तक हमने किसी की भी नहीं सुनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समय लगता है एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट होने में, लेकिन आप समझ सकते हो कि जो अगर इतनी ज़्यादा स्पीड होगी, सो जो टाइम हमारे पास निकल के आएगा इट इज़ वेरी वेरी लेस। क्लियर? तो ये हम फील ही नहीं कर पाएंगे, मतलब हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हमने चार्ज को रखा हमें तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे फील होगी। क्लियर? लेकिन आपको पता होना चाहिए ये बात कि यस इट टेक्स सम टाइम टू प्रोपेगेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। सो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड मेनली 3 बातों को समझा। मैं आपको एक बार फिर से समराइज कर दूं। पहली बात हमने क्या सीखी कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब हम स्पेस में रखते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल अपने चारों ओर अपना एक रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, और उस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर करेगा तो उस पर क्या लगेगा? उस पर फोर्स लगेगा, और उसके इसी रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस को हम उस चार्ज की क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट कर सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड खुद उसी चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी जिसने उस फील्ड को प्रोड्यूस किया है। ये थी हमारी पहली बात। दूसरी बात हमने क्या सीखी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज क्रिएट करता है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि उस चार्ज की नियर बाय कोई दूसरे चार्जेस प्रेजेंट है भी कि नहीं है। एक चार्ज पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और तीसरी बात हमने क्या सीखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोपेगेट होने में कुछ समय लगता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, एंड द प्रोपेगेशन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, विच इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बेसिक आइडिया समझ लेने के बाद कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, लेट्स मूव डीपर इनटू इट। हमें पता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक रीजन है जिसमें उसका इन्फ्लुएंस है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। नाउ अगला क्वेश्चन ये होता है कि वो जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी, डिस्टेंस पे इसका डिपेंडेंसी कैसा होगा किसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्या एक स्केलर क्वांटिटी होगी या क्या एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो कुल मिला के अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक काफ़ी डीपर स्टडी अब हमें करनी है, यहाँ से शुरू करनी है इसकी। सो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करने के आपके पास 3 वेज हैं, 3 डिफरेंट तरीके हैं। सो जो पहला तरीका आपके पास है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को एक वेक्टर की मदद से पढ़ें, एंड दैट वेक्टर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, जिसको हम सिंपली ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा तरीका आपके पास होगा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी ग्राफिकल मेथड से करें। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विच विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इससे एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कनेक्टेड है, दैट इज गॉस थ्योरम, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे, उसके वेरिएशन को समझेंगे। और जो तीसरा वे होगा हमारे पास, इट विल बी अ स्केलर मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली चैप्टर 2 में है एनसीईआरटी के, लेकिन क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमारा जो पढ़ने का सीक्वेंस होगा वो थोड़ा हो सकता है एनसीईआरटी से डिफरेंट हो जाए, लेकिन जो कंटेंट एनसीईआरटी का है वो सारा कंटेंट हम अपने लेक्चर्स में भी ले लेंगे। सो इस तरीके से 3 वेज हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करने के। सो लेट अस मूव डिस्कस द फर्स्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो अगली हेडिंग आपकी बनती है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन स्टार्ट किया था तो भी मैंने इस तरह का डायग्राम ड्रॉ किया था। बस यहाँ पे मैंने दो डायग्राम ड्रॉ कर दिए क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे दो तरह के चार्ज हो सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे मैंने इस तरह के कुछ एरोज दिखाए हुए हैं। तो ये एरोज बेसिकली फोर्स नहीं है, आप इसे फोर्स की तरह, कई बच्चे से फोर्स समझ लेते हैं, ये फोर्स नहीं है, ये बेसिकली ई वेक्टर है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। सो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन दिखाई है वो कैसे दिखाई है, चार्ज से अवे, जिसको मैं टेक्निकली बोलूंगा रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक पॉजिटिव चार्ज की मदद से बताना चाहते हो, सपोज यहाँ पे आपने एक पॉइंट कंसीडर किया P, और आप इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना चाहते हो, तो इट विल ऑलवेज बी रेडियली आउटवर्ड, चार्ज से दूर होगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे होगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो भी घटता जाएगा। तो मैंने और एक छोटा सा एरो यहाँ पे दिखाया। तो आप एरो का वेरिएशन देखिए, लगातार एरो की लेंथ को मैं कम करता जा रहा हूं क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, वो डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ कम होता जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे होगी वो कैसी होगी, हमेशा रेडियली आउटवर्ड, चार्ज से दूर। सारे एरोस देखिए चार्ज से रेडियली आउटवर्ड है। वहीं नेगेटिव चार्ज के केस में इसका अपोजिट हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होगी, इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज। तो इसको हम बोलेंगे रेडियली इनवर्ड। सो यहां पे डायरेक्शन हमने बोली रेडियली आउटवर्ड, और यहां पे हम बोलेंगे रेडियली इनवर्ड्स। और ये दोनों चार्ज अभी हमने कैसे लिए हैं, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि चार्ज जो है स्पेस में इसके इस चार्ज के नियर बाय कोई दूसरे चार्ज नहीं है, दूर दूर तक कोई दूसरे चार्ज नहीं है। तो इकलौता चार्ज, अकेला चार्ज स्पेस में अगर है तो इसे हम बोलेंगे एक आइसोलेटेड चार्ज। तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की वजह से जो ई वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करी। अब अगली बात ये आती है कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे वेरी करेगा, इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे, हम कैसे बताएंगे कि रीजन में कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो ये डिस्कस करने के लिए हमें मदद चाहिए होगी एक टेस्ट चार्ज की। टेस्ट चार्ज बेसिकली वो चार्ज है जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करोगे। क्लियर? तो जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी की जा रही है या जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, उस चार्ज को बोलूंगा मैं सोर्स चार्ज। तो अगर ये हमारा एक सोर्स चार्ज है तो इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए मुझे एक टेस्ट चार्ज चाहिए। तो सपोज यहां पे मैंने एक टेस्ट चार्ज कंसीडर किया, लेट्स से पॉइंट P पर मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया Q0। तो Q0 इज अ टेस्ट चार्ज। और ये भी चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है Q। तो कैपिटल Q इज अ पॉजिटिव चार्ज, Q0 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो समझिए किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे हम बताएंगे कि अगर इस Q0 चार्ज पे इस कैपिटल Q चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो फोर्स एग्जर्ट किया, सपोज अगर इस पे फोर्स कितना है F वेक्टर, तो F वेक्टर ये फोर्स किसने एग्जर्ट किया, कैपिटल Q ने इस टेस्ट चार्ज पे। तो अगर मैं P पर यह बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इट इज फोर्स डिवाइड बाय Q0। तो टेस्ट चार्ज ने जो भी फोर्स एक्सपीरियंस किया उसको मैं उस फोर्स को डिवाइड कर दूंगा उस टेस्ट चार्ज से, तो मुझे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। क्लियर? तो अभी ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है किस फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड, स्केलर फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में है।
अगर मैं इसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखता तो कैसे लिखता, देखिए मैं इसको यहां लिख रहा हूं वेक्टर फॉर्म में, तो इन वेक्टर फॉर्म यही फॉर्मूला हमारे पास इस फॉर्म में होता कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर, इट इज इक्वल टू फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज विच इज एट P डिवाइड बाय द टेस्ट चार्ज इटसेल्फ। इस फॉर्मूले को जनरली मैं इस फॉर्म में लिखता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E वेक्टर। तो आपको जो भी फॉर्म अच्छा लगे आप याद कीजिए, याद कर लीजिए। यहां पे मैं केवल मैग्नीट्यूड डील कर रहा हूं तो मैंने यहां पे ऐसा एरो नहीं दिखाया, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यूज नहीं किया, लेकिन यहां पे मैं वेक्टर फॉर्म में डील कर रहा हूं इसलिए मैंने वेक्टर नोटेशन को यूज किया है। और अगर आपको मेरी एक एडवाइस याद हो, एडवाइस क्या थी मेरी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस मैंने आपको दी थी कि जब भी फॉर्मूले आप वेक्टर फॉर्म में डील करोगे और उस फॉर्मूले में अगर चार्ज अपीयर कर रहा है तो चार्ज को आपको साइन के साथ पुट करना है। सो इफ यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला देन द Q नॉट मस्ट बी पुट विथ इट्स प्रॉपर साइन, यानी कि अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव। तो अगर ऐसा होता है, सपोज अगर Q नॉट कैसा हुआ, इफ Q नॉट इज पॉजिटिव, अगर हमारे पास Q नॉट कैसा हुआ पॉजिटिव, तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इससे हमें क्या मिल रहा है, देखो कि जो फोर्स है इट इज सम पॉजिटिव टाइम स्केलर टाइम्स E। तो यानी कि जो फोर्स है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होंगे दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स जो एक्सर्ट करेगी उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। सरल शब्दों में किसी भी पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की डायरेक्शन में ही फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी उसी डायरेक्शन में फील्ड उस चार्ज पर, उस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई और यहां पर आपने एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया हुआ है तो इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। और अगर वो पॉजिटिव चार्ज कितना है, Q नॉट है, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी Q नॉट E। सो दिस इज गोइंग टू बी द फोर्स दैट दिस चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वहीं अगर चार्ज पार्टिकल कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ, तो ये तो हो गया पहला केस, इसको मैं केस ए बोल देता हूं। अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हुआ यानी इफ टेस्ट चार्ज यानी Q नॉट इज नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव होगा तो बताइए, अगर यहां पे माइनस आ जाएगा एक, तो इस माइनस ऑफ ई का मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट, उसके एग्जैक्टली अपोजिट, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के एग्जैक्टली अपोजिट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि उस केस में अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो जो टेस्ट चार्ज है उस पर जो फोर्स लगेगा, अगर वो टेस्ट चार्ज माइनस Q नॉट है तो उस पर जो फोर्स होगा इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट विल इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के एग्जैक्टली अपोजिट। और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, Q नॉट E। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कब मैं चार्ज को साइन के साथ पुट कर रहा हूं और कब मैं चार्ज को विदाउट साइन पुट कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने अगेन फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड लिखा है तो मैंने चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड लिखा विद पॉजिटिव साइन पुट किया, लेकिन जब मैं यहां पे वेक्टर फॉर्म में डील करूंगा तो चार्ज को हमेशा साइन के साथ ही पुट करूंगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात फिलहाल अभी हमने सीखी वो क्या सीखी, दो बातें हमने सीखी कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करती है, तो अगर वो दूसरा चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हुआ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉजिटिव चार्ज पे खुद की डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर देगी। और अगर वो टेस्ट चार्ज नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगी। आई होप आपने इतना समझ लिया है। लेट्स मूव फर्दर। सो इन सारे फॉर्मूलों को समझने के बाद हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना चाहें, इसकी एक डेफिनेशन देना चाहें तो क्या हो सकती है डेफिनेशन। सो अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज डिवाइड बाय दैट चार्ज इटसेल्फ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज नथिंग बट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम का चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वही वैल्यू न्यूमेरिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगी। तो सपोज अगर मेरे पास यहां पर चार्ज होता कितना, लेट्स से द चार्ज इज 8 कूलम। वैसे 8 कूलम एक बहुत बड़ा चार्ज है, बस समझने के लिए कि अगर 8 कूलम चार्ज यहां पे होता और उस 8 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगता, लेट्स से वो फोर्स कितना होता
इज 80 न्यूटन। तो 8 कूलम चार्ज पे 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पे होगी वो कितनी हो जाएगी, तो फोर्स हमारे पास कितना है 8 कूलम डिवाइड बाय 80 न्यूटन डिवाइड बाय 8 कूलम। तो यहां से मुझे कितना मिल जाएगा 10 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब ये है कि पर कूलम जो चार्ज फोर्स अनुभव कर रहा है इट इज 10 न्यूटन। तो जैसे जैसे आप कूलम बढ़ाते जाओगे तो फोर्स भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो 1 कूलम पे 10 न्यूटन, 2 कूलम पे 20 न्यूटन, 3 कूलम पे 30 न्यूटन एंड सो ऑन। क्लियर? तो इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस पर कूलम ऑफ चार्ज। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन को प्रॉपर वे में लिखना चाहूं तो आप सभी नोट कर सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is a vector that gives the idea about magnitude and direction of electric field, and numerically it is equal to the force experience per unit positive charge. Clear? It is a force experience per unit positive charge. Many times students are asked to tell the significance of electric field intensity. क्या है इसका सिग्निफिकेंस? आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द चार्जेस। लेकिन फोर्स हम एक और लॉ है जिसकी मदद से बता सकते हैं, दैट इज कूलम्स लॉ। लेकिन जब भी आप कूलम्स लॉ से फोर्स को कैलकुलेट करोगे, जो भी चार्जेस हैं उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, तो उसके लिए आपको चार्जेस के बीच की सेपरेशन और स्पेस में कितने चार्ज हैं वो कहाँ रखे हुए हैं, इन सब का आइडिया आपको होना चाहिए। तभी आप कूलम्स लॉ की मदद से फोर्स को कैलकुलेट कर पाएंगे किसी पर्टिकुलर चार्ज पे। लेकिन सपोज आपको एक टेस्ट चार्ज बोला जाए, ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, रीजन में कहीं भी एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, और मैं आपसे बोलूं कि इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। सो अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसके पड़ोस में और कितने चार्ज हैं, वो कहाँ रखे हुए हैं, लेकिन आपके पास केवल एक इंफॉर्मेशन है और वो क्या है कि जहां पे ये चार्ज रखा हुआ है उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, ये आपको पता है। So with the idea of electric field intensity at a particular point, you can easily determine the force that this test charge will experience. हमने देखा है कितना फोर्स लगता है Q नॉट E, और डिपेंडिंग अपॉन कि चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है उस पर उस डायरेक्शन में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मदद से आप किसी भी चार्ज पे लगने वाला फोर्स बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट हैविंग द आइडिया अबाउट which charges has produced this field and where all these charges are situated in the space. So this is the major significance of electric field, the major advantage. So दोस्तों इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको फिनिश कर लिया है, और मैं एक सेपरेट क्लास लूँगा जिसमें हम केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और अब हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।